हम ही हमेशा क्यों बलि के बकरे बनते आदत डाल दें कि टैक्सेस जो है वो आपने हम नहीं देने। टैक्स में आने का एक्चुअली आपको जो है वो सजा है, रादर देन ये कि टैक्स नेट में आने का आपको फायदा हो। सिस्टम्स तो आप चेंज कर सकते हैं, बट लोगों का माइंडसेट चेंज करने में टाइम लगेगा। हम 50% हमारा टैक्स डिपेंडेंट है पोर्ट पे। ये पूरे निज़ाम को आपको बैठ के री इमेजिन करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो 23% है और 1% से भी कम टैक्स देता है रिलेटिवली। कंपनीज को लिस्टिंग के ऊपर आप जो है ना बेनिफिट दें। हम मोस्ट टैक्स बर्डन इकोनॉमी है इस वक्त फजल, और मज़ाक है इस बात ये है कि हम टैक्स टू जीडीपी में लोवेस्ट हैं। पेंशन्स के मामले में थोड़ा रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। परमानेंट बेसिस पे हायर ना करें, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर करें। जॉब सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट में। पेंशन का जो मॉडल है कंट्रीब्यूशन पे लेके चले जाएं उसको। गवर्नमेंट सिर्फ कंट्रीब्यूट ना करे, आप भी एज एन एम्प्लॉय करें। अगर हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को देखें, फर्क काफी बड़ा। द प्राइवेट सेक्टर इज डूइंग वे बेटर कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट को जो है ना बिजनेस से निकलना चाहिए। गवर्नमेंट को इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि हर कोई आके इन्वेस्ट करे और कंपटीशन क्रिएट हो और अल्टीमेटली कंज्यूमर का फायदा हो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ समा मनी विद ग़ज़ाल। जैसे कि आप लोगों को भी पता ही होगा कि IMF ने 1300 अरब रुपए मज़ीद टैक्सेस लगाने का कह दिया। अब होगा क्या? अब ये टैक्सेस, ये जो बड़ी अमाउंट है, इसका बहुत बड़ा जो सम है वो देगा कौन? मैं, आप और हम जैसे जितने भी तनख्वाहदार तबके के लोग हैं वो। तो हमेशा ऐसे क्यों होता है जो कि एक बहुत बड़ा हमारा सेगमेंट है वो टैक्स देने से बच जाता है या बड़ा कम देता है, और हमेशा हम ही क्यों बलि के बकरे बनते हैं? ऐसे कई ज़्यादा सवाल हैं और उनके जवाब लेने हम आए हैं आज एक इन्वेस्टमेंट बैंकर, पॉलिसी एडवाइज़र, इकोनॉमिस्ट के पास, मिस्टर खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू गज़ाल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। स्ट्रेट ऑफ द बैट आप मुझे ये बताएं, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कि मज़ीद टैक्सेस लगाने का IMF ने कह दिया, और एज ऑलवेज यही होगा कि मैं, आप और हम जैसे जितने भी सैलरीड पर्सन हैं वही टैक्स देंगे सारा, वो जो एलीट है वो फिर से बच जाएगी। तो हम ही हमेशा क्यों बलि के बकरे बनते हैं? थैंक यू वेरी मच गज़ाल। देखिए, पहली बात तो ये कि आप इसके यूज टू हो जाएं और अब आदत डाल दें कि टैक्सेस जो है वो आपने हम नहीं देने। पड़ चुकी है। और अनफॉर्चुनेटली इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो रहा टैक्स से बाहर रहा है, टैक्स नेट से। और मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है उनको टैक्स नेट मिलाना। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो एक पॉलिटिकल विल जो है वो बड़ा मैटर बिल्कुल। करती है। अगर पॉलिटिकल विल है और स्ट्रॉन्ग विल है और उसके साथ सारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पे हैं तो डेफिनेटली फिर तो हो सकता है। क्या एक पेज पे हो सकते हैं? देखें, थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड आपको देता हूँ। आपने जो कहा 1.3 ट्रिलियन की बात की है, इसका एक नंबर अगर आप देखें तो रफली कोई 1300 अरब रुपए जो है 1% ऑफ GDP बनता है। यानी कि जो अगले साल की GDP का साइज़ होगा उसका 1% बनता है। और इस साल का जो टारगेट था वो तकरीबन कोई 9.5 ट्रिलियन रुपए के करीब था। उसमें से 8.5 ट्रिलियन रुपए की सिर्फ और सिर्फ कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं आपकी। तो आप सोचें कि फेडरल के पास कितना कम रूम है जो है मनूवर करने का, या फिर अपने आप को मैनेज करने का, या पूरे कंट्री के फाइनेंसेस को जो है वो मैनेज करने का। तो ये जो है डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने किया भी खुद ही है कि कर्ज़े बहुत ज़्यादा लिए, टैक्सेस सही जगह लगाए नहीं, और ख़र्चों को जो है वो एक पूरी इक्वेशन है ना कि टैक्सेस सही जगह से लेना, कर्ज़ों को मैनेज करना। यानी कि अगर टैक्सेस सही जगह से लेंगे आप तो कर्ज़े शायद इतने ज़्यादा लेने ना पड़े, और एट द सेम टाइम अगर आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करके रखते हैं, कंटेन करके रखते हैं और अपने साइज़ को कम रखते हैं, आपने डिवॉल्व किया है प्रोविंसेस को, अपनी कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी हैं, कुछ फाइनेंशियल पावर्स दी हैं, तो प्रोविंसेस का काम ये बनता है कि वो लोकल लेवल पे जाए। क्योंकि देखें, इकॉनमी पूरी दुनिया में ना, या कंट्रीज़ में कहता हूँ पूरी दुनिया में बॉटम अप रन होते हैं। फेडरेशन स्ट्रांग होती है नीचे से, रूट से। हर चीज़ रूट से स्ट्रांग होती है। बिल्कुल। तो ये इसी तरह से ये है कि आप एक घर से शुरू करते हैं, एक फैमिली से, एक मोहल्ले पे जाते हैं, एक शहर पे जाते हैं, एक प्रोविंस लेवल पे जाते हैं, स्टेट लेवल पे जाते हैं, फिर आप जाते हैं कंट्री लेवल पे, फेडरल लेवल पे। तो इस तरह से बॉटम अप होती है, टॉप डाउन नहीं होती। टॉप डाउन कभी भी चीज़ें मैनेज नहीं होती। अगर आप सब चीज़ें टॉप पे लेके बैठ जाएंगे और सबसे नीचे वाला तबका जो है बेचारा, ऊपर वाला जो है वो फैसले कर रहा होगा जिसको कुछ आइडिया नहीं है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो ये हमें करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल रिफॉर्म है ना वो यही है, और इसमें सबको सेम पेज पे होना ज़रूरी है। ये जिस दिन हो गया, आप यकीन करें, जो एक आम आदमी को महंगाई मिलती है, सर्विस डिलीवरी मिलती है, या जो बेसिक्स की जो है वो प्रोविज़न है, बिजली है, गैस है, या फिर आपके जो ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको डोर स्टेप पे मिलेंगी। और अकाउंटेबिलिटी भी जो है, जो आपको रूल करता है, उसकी बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि अगर एक आम आदमी को डोर स्टेप पे उसकी चीज़ें नहीं मिलेंगी और उसको पता होगा मैंने किसके पास जाना है, किसको वोट देना है और कौन जो है मेरी बात सुनता है, तो डेफिनेटली फिर अकाउंटेबिलिटी भी वहीं से स्टार्ट होगी। तो एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल रिफॉर्म जो आपको ये करना पड़ेगा। मैं टैक्स से शुरू हुआ हूँ, लेकिन मैं कहाँ से आ रहा हूँ देखें।
ये जड़ है, तो ये रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली फिर स्टेट लेवल पे डिवॉल्व जब आप करते हैं कि जी टैक्सेस जो हैं सिर्फ स्टेट का काम नहीं है बल्कि प्रोविंसेस और सिटीज़ का भी काम है। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट होने का आजकल ज़माना है। बिल्कुल। आप पड़ोसी ममालिक को देख लें, हर जगह पे अब ये हो रहा है कि जो बड़े सिटीज़ हैं, जो मेन सिटीज़ हैं, वो जनरेट करते हैं भारी भरकम टैक्सेस। अपनी एक्टिविटी खुद वो जो है इम्प्रूव करते हैं, खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, खुद बेसिक्स की जो है प्रोविजन करते हैं, लोगों को देते हैं और फिर टैक्स भी लेते हैं। तो देखिए एक पूरा सिस्टम जो है ना जस्टिफाइड है। टैक्स को जब तक हम रिवॉर्ड के थ्रू जो है वो इम्प्रूव नहीं करेंगे माइंडसेट्स, या फिर ये जो डर होता है कि जी मैं टैक्स दूंगा तो मेरे पास ही सवाल आ जाएंगे सारे, ये हुआ भी है ना कि आप अगर टैक्स देते हैं, आप फाइलर हैं, तो आप ही से सवाल होते हैं, आप ही के ऊपर जो है ऑडिट आता है, आप ही के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। जो इसका मतलब ये कि टैक्स में आने का एक्चुअली आपको जो है वो सज़ा है टैक्स नेट में आने की, रादर देन ये कि टैक्स नेट में आने का आपको फ़ायदा हो। तो ये जो पूरा माइंडसेट है ना, ये चेंज करना है। तो ये इतना आसान नहीं है क्योंकि ये हमने ख़राब किया है ओवर द पीरियड, ओवर द डिकेड्स। तो एक तो जो है हमने रिवॉर्ड पहले क्रिएट करना होगा। अब इतना मुश्किल है, मुश्किल इन द सेंस कि उस माइंडसेट को चेंज करना मुश्किल है। सिस्टम्स तो आप चेंज कर सकते हैं, बट लोगों का माइंडसेट चेंज करने में टाइम लगेगा। उनको आपने सबसे पहले ये बताना है कि देखिए जो आप टैक्स दे रहे हैं ना, इसकी वैल्यू आपको मिल रही है स्टेट जो है बेसिक्स की फॉर्म में, आपके बच्चों की एजुकेशन की फॉर्म में, हेल्थ की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड क्वालिटी, वाटर सैनिटेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो मैंने कनेक्ट किया कि आप रिफॉर्म करेंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म जिसमें डिवोल्यूशन है एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और सारी पावर्स का, जो बिल्कुल लोकल लेवल पे जाए, जो प्रोविंसेस का काम है करना, और फिर टैक्स भी इकट्ठा करे और फिर अपने आप को जो है वो इम्प्रूव भी करे और अपने आप को जो है वो एज एन इकोसिस्टम जो है अपना बेहतरी करे। तो वहाँ से अगर आप ये शुरू करेंगे तो एक आम आदमी कहेगा कि यार आप टैक्स लें। अब होता है वेस्टर्न इकोनॉमीज में, पर्टिकुलरली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में क्या होता है, वहाँ टैक्स कट किया जाए ना तो लोग सड़कों पे आते हैं। अच्छा जी। कैन यू इमेजिन वो क्यों? वो उसकी वजह ये है कि वो ये कहते हैं कि जी आप हमारा टैक्स कम कर रहे हैं तो हमारी मुराद या हमारी जो आपने एक वेलफेयर स्टेट बनाया हुआ ना, ट्रू वेलफेयर स्टेट्स वही हैं बेसिकली। तो वो ये कहते हैं कि जी आप टैक्स कम करते हैं तो एक्चुअली आप हमारी हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक्स को कम कर देंगे। दिए हैं उसके साथ वो कम कर, आप देखें क्या माइंडसेट है, क्या सिस्टम्स हैं और हम किस तरफ हैं। तो ये सब कुछ हो सकता है अगर आप एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ आएँ, लोगों का एक कॉन्फिडेंस। देखिए ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना बहुत बड़ा हो चुका है लोगों के बीच में और स्टेट के बीच में। बिल्कुल, इसको ब्रिज करेंगे आप, और स्टेट को इस पर सब पहले जो है ना इनिशिएट करना पड़ेगा। लोग तो बेचारे टैक्स देते भी हैं, खासकर इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आप ले ही रहे हैं ना। आज जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो 70-80% है टोटल टैक्स कलेक्शन का। उसमें से आधे से ज़्यादा जो टैक्स है आपका टोटल टैक्स का, आधे से ज़्यादा 50% ज़्यादा पोर्ट लेवल से आता है, पोर्ट स्टेज से आता है, आपको पता है। और इतना ये मॉडल जो है अब जो है वो ख़राब हो चुका है ये मॉडल कि अगर इंपोर्ट्स आप कंट्रोल करते हैं या गिरती हैं या कंटेन करते हैं तो आपका टैक्स गिर जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि हम 50% हमारा टैक्स डिपेंडेंट है पोर्ट पे, कि अगर हमारी एक्टिविटी पोर्ट पे नहीं होती या हम किसी वजह से डॉलर कम होने की वजह से हम इंपोर्ट नहीं कर सकते या हमारा ट्रेड रुक जाता है तो हमारा टैक्स भी कम हो जाएगा। जब टैक्स कम हो जाएगा तो वो एक इतना विशियस साइकिल बन जाता है कि इसको कर्जे के थ्रू पूरा करना पड़ता है। और जब आप कर्जा लेने जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो एक्टिविटी रुक जाती है, एक्टिविटी रुकती है तो इंपोर्ट और रुक जाती है। कितना विशियस साइकिल है। तो ये पूरे निज़ाम को आपको बैठ के री इमेजिन करना पड़ेगा, पूरा अंडू करके रीडू करना पड़ेगा, अनलर्न करके रीलर्न करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि लोग हैं हमारे पास और पॉलिसी भी बन सकती है अच्छी, और हम जो है हर चीज़ बेहतर कर सकते हैं। ग्रेजुअली भी होगी, कुछ चीज़ें ओवरनाइट भी हो सकती हैं, बट ये कि एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स और जो है उनको एम्पावर किया जाए और पूरा प्लान किया जाए तो ये सब चीज़ें जो है हम बेहतर कर सकते हैं। और ये जो 1.3 ट्रिलियन की आपने बात की, जी, इसमें मुझे लगता है कि डेफिनेटली होपफुली कॉर्पोरेट सेक्टर पे ज़्यादा ना आए और जो सैलरी क्लास है इन पे बर्डन ना आए। देखें क्यों बर्डन ना आए? होपफुली इसलिए कि देखें आप IMF प्रोग्राम में और आपकी निगोसिएशन जो है ना, आप इतने ज़्यादा इस वक्त उस टेबल पे नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जो डिमांड कर सकें या बहुत ज़्यादा अपनी से आपकी हो। तो मुझे लगता है कि 1.3 ट्रिलियन एक तो ऑफकोर्स ये जो टारगेट है ये अनरियलिस्टिक है, और उसके अलावा जो 4-5 सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट अगर अपना प्लान करके दे, IMF को एक काउंटर प्लान होता है ना, IMF ने कहा जी मुझे 1300 अरब रुपये आप जमा करके दें, आप ये प्रपोज कर, ठीक है, आप कहें आपके 1300 अरब हम जमा कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये पूरा प्लान इस तरह से है कि IMF ने कहा भी है 4-5 सेक्टर्स कि रियल स्टेट से सही से पूरा टैक्स नहीं आ रहा, नंबर 1, बिल्कुल, एग्रीकल्चर से तो बिल्कुल नहीं आ रहा, ना होने के बराबर है, बिल्कुल, फिर आपके यहाँ रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड, मैं आपको थोड़े से नंबर्स देता हूँ।
रिटेल होलसेल एंड ट्रेड जो है ना इकोनॉमी का 20% है और ऐसे ही है 1% टैक्स जो देता है, हार्डली 1%। Barely. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो 23% है और 1% से भी कम टैक्स देता है रिलेटिवली। तो कितना हो गया टोटल जीडीपी का? 43% हो गया। 43% ऑफ जीडीपी पेज हार्डली 2% ऑफ टैक्सेस, टोटल टैक्सेस, ठीक है। एंड द रेस्ट 57% पेज 98% ऑफ द टैक्सेस। ये कितना डिसबैलेंस है तो औरंगजेब साहब ने कहा तो है टैक्स नाइट एक्सपेंशन का, लेकिन रियलिस्टिकली बताएं मैं ये ये प्लान तो सारे करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि और फिर प्रोफेशनल्स हैं, मिसाल के तौर पे डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं, और कौन है आपके यहाँ, कितने सारे ऐसे शोबे हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, बहुत सारे हैं। मैं कहता हूँ आप छोटा छोटा टैक्स लगा दें, बेशक उनको इनिशियली बर्डन ना करें। आप कहीं यार टैक्स नेट में आए, छोटा टैक्स लगाएं, आपके कुछ फ़ायदे, उनको इंसेंटिवाइज करें। देखें पिनिटिव अप्रोच नहीं होगी अब कि आप सज़ा दे के बोलेंगे जी इनको लाएं और सिमें बंद कर दें और फलाना कर दें, इससे कुछ नहीं होगा, इससे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। आप पिनिटिव की जगह इंसेंटिवाइज करें, अपने टैक्स नेट में आपको ये फ़ायदे होंगे, ठीक है। और दूसरों के लिए मिसाल बनाएं, देखें ये टैक्स नेट में ये कितने ज़्यादा हम इनको जो है मुराद दे रहे हैं, कितनी अच्छी इनको फैसिलिटी। ये शुरू किया था किसी ज़माने में हमने। फिर कंपनीज़ को लिस्टिंग के ऊपर आप जो है ना बेनिफिट दें, भाई वो डिस्क्लोजर देते हैं, वो जो है वो आपकी ट्रांसपेरेंसी लेकर आते हैं, अपनी कॉस्ट उनकी बढ़ जाती है, जो भी लिस्टिंग करवाने आती है कंपनी, ठीक है। उनका और नॉन लिस्टेड कंपनी का टैक्स का कोई डिफरेंशियल ही नहीं आज होना चाहिए। 2003 में था हमारे पास 5-8% का डिफरेंशियल होना चाहिए, ताकि लोग लिस्टिंग की तरफ आए, पब्लिक को ज़्यादा कंपनीज मिले इन्वेस्ट करने के लिए, और एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी और डॉक्यूमेंटेशन बढ़े। फायदा तो दिखे ताकि वो फिर ही आएंगे। तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि टैक्स को सही जगह लगाना। मैं अंडर इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ, 400 से 500 अरब रुपये की अंडर इन्वेस्टिंग है आपकी, ठीक है। 300 से 400 बिलियन का आपका एग्रीकल्चर का जो है पोटेंशियल है, 200-250 बिलियन का आपका रियल एस्टेट का, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। और आपका इसी तरह 400-450 बिलियन का होलसेल रिटेल ट्रेड का है आपका। तो कितना हो गया? रफली कुछ 1.5 ट्रिलियन रुपया तो आपका हो गया, जो कि आप रेस कर सकते हैं, ठीक है, इस इकोनॉमी में भी। क्यों? क्योंकि उनको नेट में लाना। और एट द सेम टाइम ये जो 40% टैक्स आपने किया हुआ है कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर, 29% कॉर्पोरेट है, 10% सुपर टैक्स है, फिर WPPF और फलाने ढिमकाने टैक्सेस आप लगाएं तो 48% आपका टैक्स पहुंच जाता है कॉर्पोरेट का। छोटी कंपनियां कहाँ जाएंगी? छोटी कंपनियां तो गई आपकी, जो कि बैकबोन होती हैं। SMEs तो बैकबोन है आपकी इकोनॉमी का। 35% आपका एक्सपोर्ट में उनका कंट्रीब्यूशन है, और 40% से ज़्यादा नॉन एग्रीकल्चर लेबर फोर्स है जिसमें कंट्रीब्यूशन है SMEs का। तो इतना बड़ा आपकी इकोनॉमी है, ये नंबर्स आपके सामने हैं, तो आप पॉलिसी बना के उसको करेक्ट क्यों नहीं करते? IMF ये नहीं कहता कि आप ये ना करें, IMF ये नहीं कहता कि रियल एस्टेट पे ना लगाएं, एग्रीकल्चर से ना लें और होलसेल से ना लें। IMF ये कहता है भाई आप यहाँ से लेंगे तो आप बेशक यहाँ से कम कर दें आप कॉर्पोरेट सेक्टर से। भाई कॉर्पोरेट सेक्टर आपको पता है रीजन में हम मोस्ट टैक्स बर्डन इकोनॉमी है इस वक्त फजल जी, मोस्ट टैक्स बर्डन। और मज़ाक है इस बात ये है कि हम टैक्स टू GDP में लोवेस्ट हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि हम जितनी इकोनॉमी है उसका, अगर मैं, अच्छा एक और चीज़, अगर मैं अपनी ग्रे इकोनॉमी को भी ऐड कर दूं तो टैक्स टू GDP और कम हो जाएगा मेरा। 30-40% तो मेरी ग्रे इकोनॉमी है, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। सबसे बड़ा कहने का मतलब ये है कि आपकी मैशियत का सिर्फ 8-9% आप टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं, और पूरे रीजन में आप सबसे ज़्यादा टैक्स बर्डन है। यानी कि 18% आपका सेल्स टैक्स है, 48% आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, फिर कस्टम ड्यूटीज़ और टैरिफ्स इतने ज़्यादा हैं आपके, फिर भी आप इकोनॉमी रन नहीं कर पा रहे। आप सोचें, इसका मतलब ये हुआ कि आप, अच्छा अगेन बहुत सारे नंबर्स हैं। सेल्स टैक्स की अगर आप बात करें या इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, आप पता है आपको सबसे ज़्यादा आप कहाँ से लेते हैं? कहाँ से? आप आम आदमी से सबसे ज़्यादा लेते हैं। किस तरह? इलेक्ट्रिसिटी के बिलों में सबसे ज़्यादा टैक्स है, ठीक है, 30-40% टैक्स है इलेक्ट्रिसिटी के बिलों में, 50% तक जाता है। गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और बेवरेजेस हो गई, यहाँ से आप सबसे ज़्यादा टैक्स इनडायरेक्ट इकट्ठा करते हैं। आप सोचें तो इतनी, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर साहब सही कहते हैं कि भी 2.5-3 ट्रिलियन की जो चोरी है, भाई रोकें उसको, प्लान करें, रेट लेकर आए ना, गवर्नमेंट की विल लेकर आए ना। क्यों नहीं कर सकते आप? आज आपने करेंसी डीलर्स के साथ जो किया, स्टेट बैंक ने भी कंसोलिडेट किया उनको, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने भी जो है उस पर एक्शन लिया, स्मगलिंग आपने जो है कंट्रोल की, तो आपको फ़ायदा हुआ ना, ठीक है। इसी तरह से आपने अगर प्राइवेटाइजेशन करनी है तो कुछ बड़े एसेट्स हैं आपके, आपने फ़ौरन से कहा PIA को करना है, तो हो रहा है ना आज PIA। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आपकी विल होती है गजाल, सब तो कुछ हो सकता है, कोई बड़ी बातें नहीं है। तो ये 1.3 ट्रिलियन आप सही जगह से इकट्ठा कर सकते हैं, रादर देन ये कि एग्जिस्टिंग जो बर्डन है उनको बर्डन करें, उनके तो टैक्स कम करें, ताकि इन्वेस्टमेंट हो आपकी और आपकी इकोनॉमी आगे बढ़े, ग्रोथ, आपका पोटेंशियल रियलाइज हो। आई रिमेंबर मैंने अली खजर का भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी बिल्कुल आपकी वाली बात की थी कि जब अब एक मेन फैक्टर है जो कि इस्टेब्लिश करेगा कि अब जो हम चाहते हैं, जो हमें पता भी है, जो चीज़ें बेहतरी के लिए ज़रूरी हैं वो हो पाएंगी नहीं, वो है विल की बात सारी। क्योंकि पहले भी बड़े ज़्यादा लोग आए हैं जो मेरिट पे थे, लेकिन एक वो चीज़ थी मेंटल फोर्टिट्यूड और विल, अगर वो हो तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, मुझे मज़ीद एक और सवाल बनता है मेरा, आपने रिफॉर्म्स का जिक्र किया, तो हम देख रहे हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है उसने फिर से बड़ी ज़्यादा गवर्नमेंट जिस तरह करती है, उन्होंने भी कह दिया कि पेंशन्स के मामले में ज़रा रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। तो क्या ये वाकई इतना बड़ा
माजरा है कि हर गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, एंड इफ सो तो किस तरह से, और हमारा जो पेंशन का निज़ाम है वो इंटरनेशनल सिस्टम से किस तरह मुख्तलिफ है? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है ये पेंशन का, और हमारे पड़ोसी ममालिक ने जो है ना वो 15-15, 20-20 साल पहले इसको रिफॉर्म किया, और रिफॉर्म में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जो है 2-3 चीज़ें बेसिक करनी है। देखें 1 से 1.5 ट्रिलियन के बीच में आपकी पेंशन की जो है ना वो एक 1.8 बिलियन से लेकर 1.2 ट्रिलियन के बीच में पेंशन का आपका जो है वो इम्पैक्ट है, यानी कि इतना बड़ा साइज़ है आपका। इंटरेस्टिंग। और उसमें दोनों है, सिविलियन भी हैं और आपके नॉन सिविलियन डिफेंस जो है पेंशन्स भी हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना कंट्रीब्यूशन प्लान आपको लेके आना है। कंट्रीब्यूशन बिल्कुल आसान, अगर मैं अल्फाज में बात करूँ तो आप अगर 100 रुपये आपकी तनख्वाह है, जी। 10 रुपये उस पर आपको जो है वो पेंशन मिलनी चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप 10 रुपये आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो कंट्रीब्यूशन प्लान लेकर आएं, और फिर उसको फंड भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट जो है आपको पैसे दे रही है और वो आगे आपकी जो जितना आप साल काम करेंगे और उसके बाद आप रिटायर होंगे, उसके बाद आपकी वो पेंशन की जो कैलकुलेशन होगी उसको मुझे आज फंड भी तो करना है ना, कि भाई मैं आपकी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ कि आप मेरे पास काम कर रहे हैं, आपने 30-35 साल काम किया, उसके बाद आप छोड़ के चले, आपने मतलब रिटायर हो गए आप, तो आपकी पेंशन खड़ी हो गई ना मेरे पास। बिल्कुल। एक तो देखें, एक तो इसमें ये करना पड़ेगा कि आपको अब जो हायरिंग है ना वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल करें, और 65 साल की एज, मेरे ख्याल में 60 और 65 साल की एज से ज़्यादा ना करें आप, ठीक है, और यंग पॉपुलेशन को आने दें आप, ठीक है। परमानेंट बेसिस पे हायर ना करें, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर करें। अब जॉब सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट में, एक माइंडसेट था ना पूरे सब कॉन्टिनेंट में कि जी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट नौकरी इनको का आप जो है ना वो security है, प्रायोरिटी privileges दें, है। इस लड़के को जो है ना वो रिश्ता मिलना चाहिए क्योंकि इसके पास गवर्नमेंट जॉब है। वो इसलिए कोई माइंडसेट ये था कि जी सिक्योर है, छोड़ के कोई इनको जो है ना वो जॉब इनकी छूटेगी नहीं और इनको कोई निकालेगा नहीं, अभी भी है। ये हमेशा रहेगा। तो देखिए इस माइंडसेट को चेंज करना है ना, बिल्कुल। कि जी आपकी गवर्नमेंट की जॉब भी हो या प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, आप कॉम्पिटेंट हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपका रेलेवेंट हैं आप, तो आप कंटिन्यू करेंगे। That's all that should matter. आपकी एग्जैक्टली तो आप क्यों गवर्नमेंट को जो है वो इस तरह से यूज़ करें कि जी गवर्नमेंट जॉब है तो जी हमेशा ही रहेगी। तो कहने का मतलब ये कि वो जो पेंशन का जो मॉडल है, और ये केपी गवर्नमेंट ने भी बाय द वे किया है कि कंट्रीब्यूशन पे लेके चले जाएं उसको, कि गवर्नमेंट सिर्फ कंट्रीब्यूट ना करे, आप भी एज एन एम्प्लॉय करें, और फिर उसको गवर्नमेंट ये प्लान करे कि मेरी अगर ये लायबिलिटी खड़ी होती है, मैंने इसको रिटायरमेंट के बाद देना है, कुछ जो भी बाकी रह गए, बहुत बड़ी फौज है अभी हमारे पास गवर्नमेंट में, तो उनको भी जो है आप फंड भी करें, यानी कि गवर्नमेंट अपने एसेट्स ऐसे क्रिएट करे कि ये जो फ्यूचर लायबिलिटी हो ये एसेट उसको फंड भी करे, यानी कि मैं कहीं इन्वेस्ट करूं जहां से रिटर्न आए और मैं इस लायबिलिटी को पूरा करूं, पे कर सकूं। एक ये, दूसरा मैंने कहा हायरिंग पे किस तरह से क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो, और तीसरी बात ये कि आप जो है फ़ौज को कम करें, आप साइज़ को कट कर दें, साइज़ को कट करें, जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि प्रोविंसेस को दें और लोकल लेवल पे दें, आप लोग वहाँ काम करें, ना कि फेडरल के ऊपर जो है इतना ज़्यादा बर्डन हो कि वो इतने सारे लोगों को लेके। तो ये 1.25 ट्रिलियन का जो इम्पैक्ट है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना चाहिए, क्योंकि ये आपको जो है ना ये हम कहते हैं टिकिंग बॉम्ब है ये बेसिकली। अगर आपने इसको फंड नहीं किया या इसको रीस्ट्रक्चर नहीं किया तो ये आपको आपकी फिस्कल को खा जाएगा। एक स्टेट ओन एंटिटीज़ जो हैं वो 800 अरब से 1 ट्रिलियन का लॉस करती हैं वो साल का, वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। फिर आपका ये एनर्जी का जो लॉस है 800 अरब से 1 ट्रिलियन का, जो आगे थोड़ा सा और बढ़ेगा 2-3 सालों में, तो और क्योंकि आपने वो पॉलिसी इस तरह से लेके चले हैं जिसमें आपको फिक्स रिटर्न देते हैं, आप डॉलर बेस्ड रिटर्न देते हैं, इंटरेस्ट रेट ड्रिवन होता है, सब कुछ होता है, तो वो इन्वेस्टर के लिए रिस्क एक तरह से फ्री हो गया। जो जिन्होंने पावर में इन्वेस्ट किया उनका कसूर नहीं है, एक्चुअली पॉलिसी फ्लॉ था हमारा, उसको ठीक करने की बात ज़रूरत है। तो ये 2-3 फैक्टर्स है ना, पेंशन, एनर्जी, सर्कुलर डेट और ये सारा आपका एसओईज़ का, इसको आप ठीक नहीं करेंगे तो आपकी फिस्कल के प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगे। ये 3 बड़े इश्यूज़ हैं जो कि ठीक करने हैं, तो पेंशन इज़ वन ऑफ देम। एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ इसमें पेंशन में, कि आप जो है ना ज़्यादातर जो है वो मोनेटाइज भी कर दें, यानी कि आप आज जो हमारा जो पे स्ट्रक्चर है वो बेसिकली गाड़ी, घर या जो भी मुराद हैं उनको आप मोनेटाइज कर दें। मोनेटाइज जब करेंगे तो ये एम्प्लॉय के ऊपर होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर, कि वो उसको खर्च करता है, खुद गाड़ी लेता है, घर लेता है, क्या करता है, मोनेटाइज कर दें आप। ठीक तो है। बहुत सारे इसमें काम हो सकता है, ये बहुत इस पे एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है पेंशन पे, पूरा प्रोग्राम एक करेंगे हम। तो लेकिन हमने मोटी मोटी चीज़ों को जो टच ऑन किया है, आई होप कि इस पे अमल हो। आई होप इस पे अमल हो। तो सर ये इसी आपके जवाब से ही मेरा एक और सवाल निकलता है कि अगर हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को देखें तो फ़र्क काफ़ी बड़ा। द प्राइवेट सेक्टर इज़ डूइंग वे बेटर कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर, और बड़े ज़्यादा तो पब्लिक सेक्टर के खसारे में भी हैं। तो व्हाट डू यू से कि हाउ कैन वी मेक इट बेटर? क्या पब्लिक सेक्टर में रहते हुए वो बेहतरी की तरफ जानिब जा सकते हैं या उनको भी प्राइवेटाइज करना ज़रूरी होगा? जी जी बिल्कुल, देखें गवर्नमेंट के पास तकरीबन कोई 206 कंपनियाँ होंगी टोटल,
कंपनियां हैं या उसमें इदारे हैं, अथॉरिटीज़ हैं, कमीशंस हैं, ये सब मिला के इसमें आई थिंक कोई 85 रफली कमर्शियल हैं और कोई 80 के करीब नॉन कमर्शियल हैं, और वो फिर आपस में क्रॉस होल्डिंग्स भी हैं कि जी एक कंपनी है तो उसकी सब्सिडरी भी है, तो ये भी है, तो ओवरलैपिंग भी है। अब देखें, इसमें करना ये है कि एक फंडामेंटल चीज़ तो आपको पता है, ये ज़रूरी है कि हमें गवर्नमेंट को जो है ना बिज़नेस से निकलना चाहिए। गवर्नमेंट का काम बिज़नेस करना नहीं है, गवर्नमेंट को इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि हर कोई आके इन्वेस्ट करे और कंपटीशन क्रिएट हो और अल्टीमेटली कंज्यूमर का फ़ायदा हो और सर्विस डिलीवरी हो, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें फिर वही बात आ गई कि जी लोकल गवर्नमेंट्स आप क्रिएट करें ताकि सर्विस डिलीवरी जो है लोकल गवर्नमेंट तक जो है ना उनके थ्रू एक आम आदमी को, तो जो एसओईज़ का मामला है ना, वो तो आपको इनसे निकलना ज़रूरी है, ये तो फंडामेंटल है। और 800 से 1 ट्रिलियन रुपए का, 800 अरब से 1 ट्रिलियन रुपए का लॉस भी है आपका साल का, बहुत तो आप उसको भी आप प्लग करेंगे। तो एक तो हमें ये एज अ स्टेट मेरे ख्याल में ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हमारा प्लान क्या है। क्या हम वैसे ही रैंडम पकड़ के कहते हैं जी इस कंपनी को भी कर दें? अच्छा, इसमें फ़र्क भी है कि मिसाल के तौर पे प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो ऑर्डिनेंस है वो ये कहता है कि जब आप कोई कंपनी बेचें या मतलब प्राइवेटाइज़ करें या कुछ भी करें उसको, तो उसमें जो प्रोसीड्स आती हैं जी, वो आप लॉस जो है जो जो एक्चुअली जो डेट रिडक्शन है उसके लिए यूज़ होती है, यानी कि अपने कर्ज़ों को कम करें उससे 90% और 10% जो रह जाए उससे पॉवर्टी को कम करें। अब ये गवर्नमेंट का वैसे ही फिस्कल पे लॉस इतना बड़ा है कि यहाँ से जो प्रोसीड्स आती हैं वो कहते हैं जी इसको मैं अलग अलग क्या करूँ, 90-10 क्या करूँ, ये तो वैसे ही हम कर रहे हैं, अपना कर्जा कम करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली कर्जा बढ़ जाता है। और स्टेट की क्या पॉलिसी, स्टेट का नैरेटिव क्या है? स्टेट का नैरेटिव ये है कि जी लॉस से निकलना है, हमें लॉस को काटना है, लॉस को कम करना है। स्टेट का नैरेटिव ये है। पीसी का नैरेटिव ये है कि जी गुर्बत को कम करना है और कर्जे को कम करना है। स्टेट का नैरेटिव है कि जी लॉस को कम करना है ओवरऑल। तो ये नैरेटिव को भी मैच करें आप, एक नैरेटिव सेम पेज पे आना और पड़ेगा। फ्रॉम टॉप जो है ना वो ट्रिकल डाउन हो, ठीक है, फ्रॉम टॉप फ्लो डाउन हो कि भाई गवर्नमेंट का, स्टेट का नैरेटिव ये है कि मुझे बिजनेस में नहीं रहना, नंबर 1 ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा, और मुझे जो है अपनी कंपनी से निकल के प्राइवेट सेक्टर को जो है ना जगह देनी है, मुझे इसमें इंटरवेंशन नहीं करनी और मुझे पूरी इकोनॉमी में इंटरवेंशन नहीं करनी। आपको पता है पूरी इकोनॉमी में गवर्नमेंट की फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। पाइड का एक रिसर्च है, उसके हिसाब से कुछ 60% से ज़्यादा गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है इकोनॉमी में, और रेगुलेटरी बॉडीज़ की भी इतनी है पाकिस्तान में, पता है आपको। प्राइस सेटिंग है, कभी सब्सिडी है, कभी क्रॉस सब्सिडी है, कभी डायरेक्ट आप प्राइस सेट कर रहे हैं, कभी आप थ्रू इनडायरेक्ट चैनल्स प्राइस सेट कर रहे हैं। तो जो फुटप्रिंट है ना गवर्नमेंट का, सिर्फ प्राइवेट एसओईज़ के थ्रू नहीं है खाली कि जी वो पाकिस्तान स्टील मिल है और पीआईए है और जो है ना पाकिस्तान रेलवेज़ है। ये तो फ्रंट पे इदारे हैं ना जिनको आपने या तो क्लोज डाउन करना है, एक कॉल लेनी पड़ेगी कि यार हमें लॉस हो रहा है ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है इकोनॉमी को, तो हमने पॉलिटिकली रन नहीं करना। ये पॉलिटिकल इदारे नहीं जो बन चुके हैं, ठीक है, क्लोज डाउन कर दें या प्राइवेट सेक्टर को दें, बोलें आप चलाएं, आप एक्विटी रखें मैनेजमेंट के साथ, मिनिमम एक्विटी रख लें 26%, मैनेजमेंट आपकी है, आप चलाएं इसको, और अगर आपकी बेहतरी होगी हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, इनेबलिंग एनवायरनमेंट देंगे। अगर बेहतरी होगी तो हमें भी फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, इन द फॉर्म ऑफ हायर वैल्यू। पीआईए अगर देते हैं तो पीआईए के अंदर अगर 26% हम देते और 74% अपने पास रखते, और जो है फ़ायदा होता पीआईए को, कोई आके एयरलाइन चलाए, बहुत पोटेंशियल है हमारे एयरलाइंस में और एविएशन बिजनेस में, तो उसके रिजल्ट में हमें भी फ़ायदा होता। लेकिन ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर उन्होंने डिफाइन किया। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो एसओईज़ है ना, ये आपने टॉप से एक नैरेटिव क्रिएट करना है, फिर आपने वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो आपको हिट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसे किए भी हैं जिसमें टीएनडी सेक्टर है जो एनर्जी का है, सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग उसी में ही है ना। आप देखें 2 बड़े मसले हैं उसके, एक तो लॉस गवर्नमेंट ले रही है, इतना बड़े उनके 600-700 अरब रुपए के लॉसेस ले रही है। दूसरा उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पे कितना है कि बिजली पहुंचती नहीं है, महंगी पहुंचती है, और सब अच्छा, हम बनाने का प्रॉब्लम नहीं है हमारी बिजली का, जनरेशन का इशू नहीं है, पहुंचाने का प्रॉब्लम है। टीएनडी जिसे कहते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो प्रॉब्लम है। उसको इतना 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 ज़्यादा सड़ चुका है वो निज़ाम कि उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है, उसमें लॉन्ग टर्म जो है कंसेशंस की ज़रूरत है देने की, उसको फ़ौरन करना चाहिए। अदरवाइज़ ये सिंगल हैंडली एनर्जी का जो प्रॉब्लम है ना, सिंगल हैंडली आपको बैंकरप्ट कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसलिए एसओईज़ का तो बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आपको टॉप टू डाउन नैरेटिव भी क्रिएट करना है, फिर आपको वो आइडेंटिफाई करनी है सेक्टर्स या कंपनीज जो मोस्ट लॉस मेकिंग है, उनको ठीक भी करना है। देखिए मैं दोबारा कहता हूँ, ये ऐसा नहीं होता कि आप ये कहें कि जी इकोनॉमी जो है ना वो अच्छी तो नहीं है, 2% ग्रोथ हो रही है, लेकिन प्राइवेटाइज कर देंगे हम सब चीज़ें, ऐसा नहीं हो सकता।
इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है वो हमें रीड करना पड़ेगा। इन्वेस्टर ये कहता है कि यार आप मुझे एक चीज़ कचरा करके देंगे तो मैं इसको क्या वैल्यू दूंगा आपकी, मुझे सब कुछ खुद ही बनाना है तो मैं आपको वैल्यू क्या दूंगा। तो ये भी दे दें, कोई इशू नहीं, अगर आप ठीक नहीं कर सकते थोड़ा सा। लेकिन सही तरीका क्या होगा कि आप टॉप से स्टार्ट करें, एक अच्छी डिबेट रखें जिसमें बताएं कि जी हमारे इदारे कितने हैं, क्या डेटा है उनका, क्या स्टैंडिंग है, क्या एसेट्स हैं। ये मिनिस्टर फाइनेंस करता है लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स नहीं होती, एक दो साल पुरानी होती है। ठीक। तो आप पहले लेटेस्ट निकालें नंबर, सबसे पहले डेटा होता है, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब डेटा आपके पास होगा तो पॉलिसी सही बनेगी, जब पॉलिसी सही बनेगी उसकी एग्जीक्यूशन सही होगी तो इम्पैक्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, आउटकम्स आएंगे। ठीक है, तो आपके पास डेटा है 206 कंपनीज का है डेटा, लेकिन स्कैटर्ड बहुत ज़्यादा है। तो उनका डेटा निकाल के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो और फ्यूचरिस्टिक प्लान हो, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन को ये मैंडेट दिया जाए और एम्पावर, उसका ऑर्डिनेंस एम्पावर करता है उसको, लेकिन उसकी कोई मिनिस्ट्री सुनता ही नहीं है। आप जाए मिनिस्ट्रीज के पास, वो आगे रिलक्टेंट होते हैं। मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री ले लें, मिनिस्टर एविएशन ले लें, कुछ भी ले लें आप, वो बहुत मुश्किल से करते हैं। लेकिन आज जो है आप देखें सब एक पेज में तो पीआईए हो रहा है। कहने का मतलब वही वाली बात है कि वेल होनी चाहिए आपकी, इदारों का पता हो आपको, डेटा आपके पास हो, और आप शुरू करें इस चीज़ से कि जी हमने पहले तो उनमें बोर्ड्स डालने। आपको पता है कितने इदारे हैं जिनके अंदर बोर्ड्स ही नहीं है, और बोर्ड्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट अपॉइंट क्यों कर रही है सीईओ को? भाई बोर्ड अपॉइंट करता है ना किसी भी कंपनी को, किसी भी कंपनी के सीईओ को बोर्ड अपॉइंट करता है और बोर्ड को गवर्नमेंट अपॉइंट कर ले। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो किसी पावर कंपनी या किसी का भी सीईओ है या किसी ऑयल कंपनी का सीईओ, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट कर रही है, भाई बोर्ड अपॉइंट करे ना उसका। तो ये इस तरह के नॉर्मलीज आप ठीक करें, जो एक प्रॉपर जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है वो लेके चलें। अच्छा, जब बोर्ड अपॉइंट करते हैं आप मैनेजमेंट को थोड़ा सा ठीक करें, थोड़ी सी उसकी, आप वो कहते हैं जब आप गाड़ी बेचने जाते हैं या कोई भी आप घर बेचने जाते हैं, उसको थोड़ा सा आप खूबसूरत बनाते हैं, खूबसूरत ताकि सेलेबल तो बने। तो इन्वेस्टर का भी यही है कि भाई आप उसको चीज़ को बेर मिनिमम पे आप ले आएँ ताकि इन्वेस्टर आपसे ले और उसको फिर बेहतर करे, अट्रैक्ट तो हो। तो ये प्लान होना चाहिए ना। अगर हम ये कहते हैं नहीं जी ये तो बस जितना है दे दो आप उसकी वैल्यू, या जैसे स्ट्रक्चर किया पीआईए को, ठीक है वो स्ट्रक्चर पर हम डिबेट कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चर करना बेहतर था। इसी तरह सबको करें ना, सबको स्ट्रक्चर करें, आप इंटरनल अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। इस वक्त पीसी के पास इंटरनल कैपेसिटी नहीं है, आपको पता है, एग्जीक्यूट करने की। आपके पास वो कॉम्पिटेंस नहीं है इंटरनली, मतलब बहुत कम है, और इदारे बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको एक तरह से कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको अपने जो है बेस्ट माइंड जो है वो लाने पड़ेंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर से हों या गवर्नमेंट से हों, बिठाने पड़ेंगे। ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इन्वेस्टर्स को, उनके माइंडसेट को रीड करने वाले लोग हों, लॉयर्स हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो, बहुत सारे और लोग बैठे हुए हों जो कि आपको बता सकें यार स्ट्रक्चर कैसे करना है। गवर्नमेंट की साइड से देख रहे हों कि जी गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या है उसमें और स्टेट का फ़ायदा क्या है, कुछ चीज़ को बेहतर करके बेचना। और दूसरी बात, पूरा एनवायरनमेंट आपको बेहतर करना पड़ेगा। इकोनॉमी की ग्रोथ बेहतर हो रही है, इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, इंटरेस्ट रेट्स एक रीजनल लेवल पे हैं, एनर्जी सेक्टर थोड़ा बेहतर हो गया है और आपके फाइनेंसेस बेहतर हैं, कर्जे की जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है आपके ऊपर। तो ये ओवरऑल इकोसिस्टम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे जा रही है, तो पूरा इम्पैक्ट होता है ना। ये पूरा लैंडस्केप, इसको मैं कहता हूँ वैल्यू प्रोपोजिशन लैंडस्केप, जो चाइना ने प्रोवाइड किया आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले। आज देखें चाइना का है, अब वियतनाम कर रहा है, थाईलैंड कर रहा है, मलेशिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है। ठीक है, तो और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज देखें कर रहे हैं। तो आप घिरे हुए हैं कॉम्पिटिटिव जो है ना लैंडस्केप में, आप खुद स्लो हैं, आप अपने आप को बेहतर करने, वरना ये सारे खड़े हो जाएंगे और आप वहीं रह जाएंगे। और आपको पोटेंशियल इनसे ज़्यादा है। आप पता है कहाँ पर है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप उस जगह पर हैं गजाल जहाँ पे एक तरफ एनर्जी हंग्री लोग हैं और दूसरे एंड पे एनर्जी रिच लोग हैं। आप ये समझेंगे एक तरफ आपको जो है ना वो लोग बहुत अमीर लोग बैठे हैं एक तरफ, और एक तरफ बहुत गरीब लोग हैं, आप बीच में हैं। तो आप कितनी अच्छी डील बना सकते हैं कि अमीरों के साथ डील करें आप कि यार इन गरीबों को ज़रूरत है और ये आपको पे करने के लिए तैयार हैं, आपकी जो है वो सर्विसेज लेने के लिए या प्रोडक्ट लेने के लिए, और आप एक रीजनेबल पॉइंट उस पर, मतलब आप एक मैच पिकिंग कर सकते हैं। आप इस लेवल पे अल्लाह ने आपको इस जगह रखा है। भाई आपके यहाँ जो मिडिल ईस्ट है और सेंट्रल एशिया है, ये एनर्जी रिच है ना सारा, बिल्कुल। इस तरफ इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और पूरा एशिया पैसिफिक, ये एनर्जी हंग्री है क्योंकि ग्रोथ चाहिए इनको, मोस्ट ग्रोइंग रीजन ही ये एशिया है। तो आपको इतनी ज़बरदस्त लोकेशन है, 4 मौसम है आपके पास, लोग आपके पास हैं, सब कुछ है, आपको सिर्फ मैनेज करना है, रिसोर्सेज को प्लान करना है, पॉलिसी बनानी है, सही लोगों को डालना है और आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये इट्स एंटायर इकोसिस्टम जो कि मैटर करता है। अगर आपके अपने फाइनेंसेस ठीक नहीं किए, आपने कर्जे बढ़ा लिए, अपने टैक्सेस सही जगह नहीं लगाए, हमारी अपॉर्चुनिटी ये कि आईएमएफ आपको पैसे दे रहा है और साथ में आपको एंडोर्समेंट दे रहा है, दोनों चीज़ें कर रहा है। तो मैं आपके घर के लिए ये सपोर्ट दे रहा हूँ, तो आप इस सपोर्ट को यूज़ करो और मैं जिस तरह प्लान दे रहा हूँ उसको भी इस्तेमाल करो ताकि अपने आप को ठीक करो। भाई अब ये हमारे ऊपर है ना कि हम अपना प्लान क्या लेके जाते हैं। आप एनर्जी में महंगे तरीन हो, आप टैक्स में सबसे ज़्यादा हो,
क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा आपके पास? तो हमारे पार्टनर कंट्रीज के साथ हमारी क्यों बातें जो है इतनी स्ट्रांग नहीं रही हैं? इसी वजह से इसी वजह से कि हमने उनसे कहा यार पैसे दे दो, डिपॉजिट्स दे दो, तो आपने कर्जे इतने ज़्यादा लिए, उनको इस्तेमाल सही से नहीं किया, अपने लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम नहीं किया। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोग्राम हमने लिया IMF के। हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम कुछ अपना खुद इज्जत करवाएं यार। अब देखिए 26 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है आपका, मोस्ट स्टंटेड बच्चा आपके पास है सर दुनिया का। दुनिया में जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं कौमें, उसका एक फैक्टर सबसे बड़ा होता है एजुकेशन।